फर्स्ट क्लास हम लोगों ने स्क्यूल इंजेक्शन में यूनियन अटैक्स को किया था। उसमें 2 लैब हम लोगों ने सॉल्व करे दिए, 2 या 3 करे दिए। यूनियन वाला आपको बता रहा था ना, ये है कॉन्सेप्ट। पहले यूनियन कवर होगा, फिर आपका ब्लाइंड कवर होगा, और उसके बाद आपका सेकेंड ऑर्डर के बाद ये सब आएगा। मतलब कह रहे थे ना, बहुत बाद की बहुत की जाएगी। पहले आपको ब्लाइंड और यूनियन पे काम कराया जाता है। तो ब्लाइंड का लिंक यहाँ से है, और यूनियन जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो यूनियन वाला ओपन कर लीजिए पहले सब लोग। और यूनियन के अंदर आपको हम लोगों ने फर्स्ट वाला ट्राई कर दिया था, आप लोगों को दिया था मैंने करने के सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। लिए। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिट्रीविंग मल्टीपल वैल्यूज विद इन अ सिंगल कॉलम। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ऐसे मान के चलिए, अभी तक आप लोगों ने जितना भी, जैसे इस वाले एग्जांपल में आप लोगों ने जो 2 कॉलम के आउटपुट निकाले थे, तो दोनों में क्या आ रहा था, वैर कैर आ रहा था। अगर आपने डेटा टाइप दोनों का चेक किया होगा तो क्या आ रहा था, वैर कैर आ रहा था। लेकिन मान के चलो कि उनमें से एक ही कॉलम का वैर कैर आता और दूसरे का इंटीजर होता, फिर आप यूजर नेम और पासवर्ड एक एक साथ एक ही कॉलम में कैसे निकाल पाते। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या है कि अगर आप रिट्रीव करना चाहते हो मल्टीपल वैल्यूज विद कॉलम, चाहे डेटा टाइप एक ही क्यों ना हो, 2 क्यों ना हो, 3 क्यों ना हो, उसके 5 वैल्यूज भी निकाल सकते हो एक साथ कॉलम्स की। वो कैसे निकाल सकते हैं आप, कॉन्कैटिनेशन कैरेक्टर। कॉन्टिनेशन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा प्रोग्रामिंग में, क्या मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन में। प्रोग्रामिंग अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो कॉन्कैटिनेशन वर्ड सुना होगा, ठीक है। कॉन्कैट करना, कॉन्कैटिनेट करना, दो मर्ज दो अलग करना। अलग वैल्यूज को सर जोड़ना। दो चीज़ों को मर्ज करने को क्या बोला जाता है, कॉन्कैटिनेशन। तो जैसे आप यूजर नेम का जो वैल्यू है, यूजर नेम कॉलम जो है वो साथ में पासवर्ड कॉलम को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, एक साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। मतलब एक ही कॉलम के अंदर, ये अलग अलग कॉलम नहीं दे रखा, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा कहीं पे बीच में। अगर कॉमा लगा होता तो आप 2 अलग अलग या 3 अलग अलग कॉलम दे रहे होते। कॉमा नहीं लगा हुआ है, कॉमा आप बाद में लगा के नल लिख सकते हो। जैसे ये यही एग्जाम्पल आप लेके चलो, इसमें क्या था पहले, यहाँ पर यूजर नेम का जो, जिस जगह हमने यूजर नेम लिख रखा है वहाँ का डेटा टाइप क्या आ रहा था, वैर आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने लिखा यहाँ पे। पासवर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है उसका डेटा टाइप क्या आ रहा था, वैर, इसलिए हम लोगों ने अलग से लिया। बट मान के चलो ये वाला इंटीजर होता तो ये पासवर्ड वैल्यू एरर, पासवर्ड यहाँ पे आता ही नहीं, यूजर नेम भी नहीं आ पाता क्योंकि एरर। तो आप एक बार में एक ही चीज निकाल पाते, नेम और या एक सिचुएशन दे रखी है यहाँ पर कि अगर ऐसा ही कुछ हो कभी अगर आपके साथ, तो आप कॉन्कैटिनेशन कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्कैटिनेशन कैरेक्टर है वो यूजर नेम कॉलम को किससे कंबाइन कर रहा है, इस सिंबल से, जो ये सिंबल बीच में दे रखा है जिसको बोलते हैं टिल्डा, इस सिंबल से वो कंबाइन कर रहा है। और फिर इस सिंबल को अगेन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, पासवर्ड के साथ। आपको 3 अलग अलग चीजें एक साथ जोड़नी है, तो उनको जोड़ने के लिए आप कितने कॉन्कैटिनेशन कैरेक्टर लगाओगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्योंकि आपको 3 चीजों को एक साथ जोड़ना है। और आउटपुट जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो सिंबल है टिल्डा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज लिखी होगी वो क्या होगा, यूजर नेम, और जो बाद में लिखा होगा वो क्या होगा, पासवर्ड। वैसे ही अगला यूजर का यूजर नेम और उसका पासवर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा। मतलब एक ही कॉलम के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं। लैब ओपन करिए, एक बार इसको सॉल्व करते हैं ताकि सब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि क्या समझाना चाह रहा है। डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं। अगेन आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर एक टेबल है जिसका नाम है यूजर्स, कुछ कॉलम है जिसका नाम है यूजर नेम एंड पासवर्ड, और उसके बाद आपको एक यूजर का पासवर्ड आइडेंटिफाई करना है जिस यूजर का नाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। आपको एक बार एक्सेस करिए आप। Yes, sir. Good morning, sir. तो लैब ओपन कर लीजिए एक बार आप। कैटेगरी फिल्टर जो था वो यहाँ पे वल्नरेबल था, तो पेलोड आपका क्या बनेगा बताइए। पहले आप कैसे दोबारा आगे ना आप चेक करोगे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, बताइए कितने कॉलम्स हैं यहाँ पर। सेम हर बार यूनियन में आपको सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं, फिर डेट टाइप निकालना है, निकालिए तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं।
चेक करिए कौन से इंटीजर है। नंबर ऑफ कॉलम 2 निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब इंटीजर और वैरिएबल पता करिए। पहला इंटीजर है दूसरा वैरिएबल। पहला इंटीजर आ रहा है और दूसरा वैरिएबल आ रहा है। अभी आपको दिख रहा है कि आपको एक ही वैरिएबल वाला मिल रहा है, तो आपको आउटपुट किस किस के निकालना है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो एक साथ कैसे निकालेंगे अब आप इन दोनों वैल्यूज को, वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसको तो नल ही कर दीजिए वापस से, इसकी जरूरत नहीं है, आपसे कर दो नल। और जो सेकंड वैल्यू है इसको इसकी जगह अब आप यहाँ पर लिखेंगे यूजर नेम, पहले कॉलम का नाम, फिर कॉन्कैटिनेशन कैरेक्टर। अब ये कॉन्कैटिनेशन कैरेक्टर जो है वो अलग अलग डेटाबेसेस के हिसाब से अलग अलग है। अब एक चीट शीट यहाँ पर आपको दी गई है, इसको आप बुकमार्क करके रख लेना। जब भी कभी एसक्यूएल इंजेक्शन आप ट्राई करो किसी वेबसाइट पे, तो ये चीट शीट हमेशा आपके काम आएगी। एसक्यूएल इंजेक्शन चीट शीट के नाम से यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको आप बुकमार्क करके सेव कर लेना, जो आपको ये बताता है कि अलग अलग डेटाबेस के हिसाब से कॉन्कैटिनेशन, सबस्ट्रिंग, कमेंट कैसे किया जाता है, डेटाबेस वर्जन कैसे निकाला जाता है, ये सब हम यूज करेंगे आगे। अभी हम लोग को किस पे डिस्कशन करना है कि कॉन्कैटिनेशन कैसे किया जाता है। तो अगर ओरेकल डेटाबेस हो और पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस हो, तो कॉन्कैटिनेशन कैसे कर सकते हैं आप, डबल पाइप ऑपरेटर के साथ। अगर वो माइक्रोसॉफ्ट है तो कॉन्कैटिनेशन कैसे होता है, प्लस के साथ। और अगर माइस्क्ल है तो किसके साथ होता है, स्पेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट में दो तरीके हैं आपके, माइक्रो माइस्क्ल में दो तरीके हैं, एक स्पेस और एक फंक्शन को यूज करके भी आप कर सकते हो कॉन्कैट। तो ये अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी डीबीएमएस होते हैं सभी में एसक्यूएल इंजेक्शन के अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। बहुत बेसिक कीवर्ड्स तो सेम मिलेंगे, बट आप जैसे जैसे एडवांस जाते रहोगे पूरी स्टेटमेंट चेंज होगी। तो अब यहाँ पे आइए आप लोग, और हम लोग पहले ट्राई कर रहे हैं, हमें नहीं पता डेटाबेस कौन सा है, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सा डेटाबेस है, तो हम लोग ट्राई करेंगे सारे जो भी अवेलेबिलिटी है हमारे पास। तो हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पे डबल पाइप कैरेक्टर। उसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख दो, कोई भी सिंबल, जैसे मैंने हाइफन लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, आपकी मर्जी, इक्वल्स टू लगा दो, क्योंकि ये वो सिंबल है जो वो वहाँ पर आपको दिखाएगा स्क्रीन पे। जैसे इस एग्जांपल में क्या सिंबल लगा रखा था उसने, टिल्डा था। ये सिंबल आप कुछ भी रखो, वो आपके ऊपर है। इसके बाद दोबारा से कॉन्कैटिनेशन कैरेक्टर लगाइए सेम, और दूसरे कॉलम का नाम डाल दीजिए, उस कॉलम का नाम था पासवर्ड। बस इतना आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। इसको ट्राई करके वापस देखिए। अच्छा, यहाँ पे इंटरनेट सर्वर एरर है, तो ये इक्वल्स टू वाले कैरेक्टर को कंसिडर नहीं कर रहा है, क्योंकि इक्वल्स टू का डेटाबेस में वैसे भी कुछ मतलब होता है। तो आप ऐसा कोई कैरेक्टर यूज करो जिसका कोई मतलब नहीं हो, जैसे मैंने माइनस यूज करिए, सिंगल माइनस, डबल हाइफन लगाओगे तो उसका भी फिर अलग यूज है। सिंगल माइनस लगा के देख लेते हैं, करेंगे सिलेक्ट यूज का नल। सर लाइफ स्टाइल को हटाइए ना सर, वो भी आपने साथ में रखा रखा है। आपने तो इतना बताया ना, अभी कहाँ से सिलेक्ट करना है ये भी बता दीजिए। अभी ये नहीं बताया ना अभी मैंने, कहाँ से सिलेक्ट करोगे आप, फ्रॉम यूजर्स टेबल। और पूरी कंडीशन लिखनी हो तो एक और चीज लिख सकते हो, वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर। अगर सारे यूजर का चाहिए तो फिर वो मत लिखो, बस उसको कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि हम लोग वो नहीं डाल रहे थे तो ये वर्क नहीं करता। तो आप देखेंगे कि आपके पास आउटपुट आएगा, तो उसमें हर एक यूजर के नाम के बाद में क्या लिखा होगा, हाइफन, और उसके बाद एक पासवर्ड। इक्वल्स टू वाला भी आप ट्राई करके देखो, बहुत बात करते हो equals to work करें। कोई भी कैरेक्टर आप वहाँ पे लगाओ वर्क करेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कार्लोस इक्वल्स टू, और जो आपका पासवर्ड था वो आपको दिख रहा है। दूसरा यूजर नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद उसका पासवर्ड, और तीसरा है विनर, और उसके बाद उसका पासवर्ड। हमें एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को यूज करके लॉग इन करना है, तो आप लोग लॉग इन करके ठीक है। तो समझ आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको मल्टीपल वैल्यूज निकालने हैं एक ही कॉलम में, तो आप कॉन्कैटिनेशन कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, और एक ऐसे कैरेक्टर से उसको सेपरेट कर दो जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाओ। ये जो हम लोगों ने अभी करा है ये बहुत बेसिक चीजें थी यूनियन के बारे में। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं। तो यूनियन के और एडवांस लेवल पे जाने के लिए रिट्रीविंग मल्टीपल से ऊपर एक लिंक है,
एग्जामिन दी डेटाबेस इन एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। तो चीट शीट ओपन रहने तो बाकी सब क्लोज करके इसको ओपन कर दो। अब हम लोग बात करेंगे कि डेटाबेस को एग्जामिन कैसे कर सकते हैं यूनियन की मदद से। इसके और फर्दर हम लोग डीप में जा रहे हैं यूनियन के अंदर ही। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि यहाँ पर हम कुछ चीज़ें करने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर। सबसे पहले हम डेटाबेस टाइप और वर्जन आइडेंटिफाई करें, कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, क्या वर्जन है उसका। और दूसरा है कि टेबल और कॉलम के नाम कैसे पता करोगे आप कैसे पर्टिकुलर। अभी तो क्या था कि हर एक एग्जाम्पल में आपको बता दिया था कि यूजर नेम नाम का एक कॉलम है, यूजर्स नाम की टेबल है, पासवर्ड नाम का कॉलम है, वो चीज़ आपको उसने बताया था। अब हम खुद निकालेंगे वो चीज़ें यूनियन की मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेक्शन इसके अंदर दे रखा है आपको जहाँ पे लिखा हुआ है क्वेरिंग द डेटाबेस टाइप एंड वर्जन। तो कैसे आप डेटाबेस का टाइप और वर्जन निकाल सकते हो, उसके लिए भी अलग अलग तरीके से आपको बताया हुआ है कि अगर माई सिक्वल या माइक्रोसॉफ्ट है तो आप कैसे कर सकते हो। आप लोगोगे सिलेक्ट @ वर्जन, कॉलम नेम की जगह कोई भी एक कॉलम नेम की जगह क्या डालोगे आप, डबल @ वर्जन। अगर ओरेकल है तो ये यूज़ करना है, अगर पोस्टग्रेस सिक्वल है तो ऐसे तरीके से यूज़ करना है। और यूज़ करने के बाद आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से शो करेगा कि हाँ आपका ये डेटाबेस का वर्जन है, ये डेटाबेस है, इस तरीके से। अब यहाँ पे दो लैब हैं, बहुत सिंपल लैब है ये। इसमें से दोनों में मुझे कुछ ना कुछ बताना है आपको थोड़ा थोड़ा, तो मैं ओपन दोनों करूँगा। सबसे पहले अब यहाँ पे दो लैब जो दी गई है उनकी कैटेगरी देखिए। पहले वाले में किसके ऊपर पता है, सिर्फ ओरेकल के ऊपर, और दूसरे वाले में माई सिक्वल और माइक्रोसॉफ्ट। अब इन दोनों में कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लैब को एक्सेस कर लीजिए, लैब का डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए कि प्रोडक्ट कैटेगरी में वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, और आपको यूनियन अटैक से कुछ डेटा रिट्रीव करना है, और वो डेटा क्या होना चाहिए, वर्जन। डेटाबेस का निकालना है आपको, वर्जन निकालना है। उसको ओपन करिए। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप कभी भी टारगेट कर रहे हैं किस डेटाबेस को, ओरेकल डेटाबेस को, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताता हूँ। आप यहाँ पर ये नॉर्मल क्वेरी ट्राई करोगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ये आप चाहे इसको 1 से स्टार्ट करो 10 तक ले जाओ नल को, ये एरर ही देता रहेगा। और वो एरर में मतलब एरर जो होगा वो अगेन इंटरनल सर्वर एरर की तरह दिखेगा आपको, तो आप पता भी नहीं कर पाओगे कि क्या हो रहा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, नोट करके लिख लेना कि जब भी आप ओरेकल डेटाबेस को टारगेट कर रहे हो, सिर्फ ओरेकल डेटाबेस के लिए फ्रॉम स्टेटमेंट देना कंपलसरी होता है। ओरेकल डेटाबेस बिना फ्रॉम के, अभी आप लोग ओरेकल शायद वर्क कर भी रहे होगे अगर क्लास चल रही हो आपकी, तो ओरेकल डेटाबेस में आपको फ्रॉम देना ही पड़ता है। बिना फ्रॉम के वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेगा। अभी तक हम लोग कोई और डेटाबेस होगा, माई सिक्वल, माइक्रोसॉफ्ट, कुछ और, तो वो इतना स्टेटमेंट वर्क करता है। बट यहाँ पर ओरेकल में आपको फॉर्म देना ही पड़ेगा। आप चाहे ट्राई कर लेना, अभी मैं बताता हूँ कैसे। और फॉर्म के बाद एक टेबल का नाम लिखना जरूरी है। तो एक ऐसी टेबल का नाम याद रख लीजिए जो हमेशा ओरेकल डेटाबेस में होती ही होती है। कोई भी ओरेकल डेटाबेस होगा उसमें वो टेबल होगी ही होगी। उसका नाम है डुअल। क्या नाम है टेबल का, डुअल। तो ये क्वेरी आप लोग करेंगे। अब चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। मैं तो उसे ही डायरेक्टली स्टार्ट करके देख रहा हूँ, आपको एरर नहीं मिला, ठीक है, मतलब कॉलम कितने हुए, 2। अब मैं आपको एरर ला के दिखाता हूँ। आप ये हटा दो फ्रॉम वाला स्टेटमेंट जो मैंने भी ऐड करी थी, तो आप यहाँ से हटा दो कि मैं ये बिना डाल के भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये एरर देगा या क्या देगा। क्योंकि ओरेकल डेटाबेस में फ्रॉम स्टेटमेंट देना आपके लिए कंपलसरी होगा, तो ये ध्यान दीजिए। सारा हटा के डाल दिए, इसमें मैंने फ्रॉम नहीं लिख रखा है, एंटर करोगे और आपको ये एरर देगा। तो ये नोट करके लिख लेना कि ओरेकल डेटाबेस में हमेशा फ्रॉम स्टेटमेंट कंपलसरी होता है। या आपको शायद यहाँ पे लैब में हिंट में भी बताया होगा। इस ओरेकल में जब आप यूनियन के साथ सिलेक्ट यूज करोगे तो वहाँ पर क्या स्पेसिफाई करना मस्ट है, फ्रॉम। तो फ्रॉम के साथ एक ऐसी टेबल का नाम लिखना ही पड़ेगा जो हो वहाँ पर। तो कौन सी टेबल होती है आपके डेटाबेस में हमेशा, टेबल। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। वही चीज़ मैंने आपको करके दिखाई कि अगर पुरानी वाली स्टेटमेंट में वापस आ जाएंगे हम लोग, जहाँ पे मैंने डुअल लिख रखा है यहाँ पे, फ्रॉम डुअल, तो ये एरर नहीं देगा। ये हमेशा याद रखना। ओरेकल जब भी ओरेकल टारगेट करो तो फ्रॉम देना ही पड़ेगा, फ्रॉम नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा। यही चीज़ बतानी थी। अब आपको बस वर्जन निकालना है, तो वर्जन के निकालने के लिए आप चीट शीट पे आ जाइए, थोड़ा नीचे आओगे तो आपको मिलेगा डेटाबेस वर्जन। ओरेकल में कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो आप ये वाला कॉपी कर लो या तो आप ये वाला कॉपी कर लो। पहले को एक बार ट्राई करके देखिए। टेबल का नाम क्या है जहाँ पर डेटाबेस का वर्जन स्टोर होता है, $v वर्जन। और उस कॉलम का नाम क्या है, बैनर, जिसके अंदर वो डेटा होता है।
अब आपको पता चल गया है कि वहां पर कॉलम कितने हैं, 2, तो आप एक कॉलम के नाम की जगह क्या लिख दो, बैनर। डेटाबेस पता वो भी पता कर लो डेटा टाइप क्या है, अदरवाइज वो स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करेगा। तो डेटाबेस डेटा टाइप भी पता कर लो आप क्या है। ये आ रहा है, दूसरे वाले चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बस क्या निकालना है, वर्जन निकालना है। एक मिल गया हमें, ठीक है। अब आप वापस आइए यहाँ पर, और जो स्टेटमेंट है यहाँ पर दो चीज़ें डाल दो, इसकी जगह क्या डाल दो, बैनर। तो कॉलम का नाम था, तो यहाँ पर आप क्या डाल देंगे, वी डॉलर वर्जन, तो टेबल का नाम था। एज इट इज आप उसको कॉपी करिए, ये आपको पूरा वर्जन बता देगा कि कौन सा वर्जन है उसके। आप नीचे जाओगे, आपको बीच बीच में जो चीज़ें दिख रही हैं, और ये अगर आपको सिर्फ वर्जन की डिटेल्स ही देखनी है तो आप ये गिफ्ट हटा दें, क्योंकि गिफ्ट आप डाल रहे हो इसलिए गिफ्ट के साथ वो दिखा रहा है। लिंक का यही मतलब होता है ना कि साथ में दिखाना रिजल्ट। अगर आप गिफ्ट हटा दो, एंटर करो, तो आपको सिर्फ क्या दिखाएगा वो, डेटाबेस के बारे में, कि डेटाबेस का ये ऐसा सब वर्जन है ना, ये सारे वही चीज़ आपको रिट्रीव करने के लिए बोला था उसने, लैब को सॉल्व करने। ओरेकल केस में हमेशा बस एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी बताने वाली, बाकी तो सब आपके चीट शीट में लिखा ही है कि वर्जन कैसे निकालना है क्या नहीं है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि फ्रॉम स्टेटमेंट देना कंपलसरी होता है। अब यहीं पे सेकंड वाली लैब है, इसको भी इसमें भी कुछ बताना है तो वो भी आप लोग ओपन कर लेंगे। ये ऑलरेडी वैसे मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। इसमें आप किसको टारगेट कर रहे हो, सेम चीज़ करना है आपको, यहाँ पे भी वर्जन स्ट्रिंग निकालना है, बट इसके अगेंस्ट माई सीक्वल या फिर आपका हो सकता है वो माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों में से कोई भी। आप अगर आप यहाँ जाओगे चीट शीट के अंदर आपको दिखेगा सेम ही है, माइक्रोसॉफ्ट में भी यही तरीका है, और एम एस एसक्यूएल में भी, सॉरी माई सीक्वल में भी यही तरीका है। बट एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है, वो डिफरेंस क्या है मैं तो बताता हूँ। कैटेगरी वगैरह कुछ जो भी पैरामीटर उस पर आ जाइए, और इस पैरामीटर में आने के बाद आपको पहले आप, अब ये तो नहीं है तो हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसी वाली क्वेरी हमारी चल रही है, ठीक है, क्योंकि ओरेकल नहीं, ओरेकल होता तो हमें फॉर्म देने की जरूरत, ओरेकल ऐसे भी डालते। तो आपको दिखेगा ये भी, आपको कितना भी ट्राई कर लो आप, 1 2 3 4 कोई भी कॉलम नंबर आप ट्राई करोगे आपको एरर ही देगा, ठीक है। अब अगर आपको बार बार मिल रहा है तो कर लो आप उससे कि ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल तो नहीं है। क्यों, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल होता तो मिल जाता। माई सीक्वल हो सकता है, क्योंकि माई सीक्वल में डबल हाइफन के बाद क्या लगता है, स्पेस, बताया था आप लोगों को मैंने। माई सीक्वल में यहाँ पे भी लिखा होगा, माई सीक्वल में अगर आप कमेंट करेंगे, ये अलग अलग डेटाबेस में कमेंट करने के तरीके, वहाँ पे आप देखोगे डबल हाइफन सब में यूज होता है, और एप्पल में भी यूज हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में भी यूज हो रहा है, पोस्टग्रेस में भी यूज हो रहा है, और माई सीक्वल में भी यूज हो रहा है। बट माई सीक्वल में एक नोट दे रखा है कि डबल हाइफन के बाद क्या है, एक स्पेस है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये जो स्पेस है, अदरवाइज माई सीक्वल आपको कमेंट नहीं करने देगा। तो हो सकता है कि ये माई सीक्वल डेटाबेस हो, तो आपने क्या किया, एंड में जाके आप एक स्पेस ऐड कर दो, ये मैंने एक स्पेस ऐड कर दिया। अब होगा क्या, एंटर करोगे, ये अभी भी नहीं दिखाएगा आपको, क्यों, क्योंकि ये स्पेस को क्या कर देता है, हटा देता है। आपका जो ब्राउजर है, हमेशा याद रखिए, जब आप स्पेस को यूआरएल में डालोगे तो वो स्पेस को हटा देता है, एंड में अगर होता है स्पेस, बीच में होगा तो प्लस लगा देगा या परसेंटेज लगा देगा, लेकिन अगर एंड में मैं कितने भी स्पेस डाल दूंगा यहाँ पर, वो सारे स्पेस को हटा देगा, वो किसी भी स्पेस को यहाँ नहीं दिखाएगा जब मैं बाद में चेक करूँगा। तो आपको पता है स्पेस को एनकोड कैसे करते हैं, परसेंटेज, या तो प्लस लगा दो या परसेंटेज 20 लगा दो। प्लस भी लगाओगे तो भी वर्क करेगा, परसेंटेज 20 भी लगाओगे, दोनों ट्राई करके देखो। प्लस लगाओगे, नहीं मिला आपको एरर, ये भी कंफर्म हो गया कि डेटाबेस कौन सा है, माई सीक्वल है, और उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो आप परसेंटेज 20 की जगह, प्लस की जगह परसेंटेज 20 भी आप लगा दोगे, तब भी आपको यही आउटपुट। इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर एक स्पेस भी है जो इसने कंसिडर करा होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सब कर लेना, इसके अंदर @ वर्जन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा सारा डेटा। पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई यूआरएल में अगर आप कभी भी एंड में स्पेस लगाओगे तो वो नहीं दिखेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज 20 या फिर प्लस के थ्रू स्पेस को इनकोड करना। स्पेस को इनकोड करने का यही तो तरीका होता है, जैसे यहाँ पर स्पेस है, स्पेस को यहाँ पे भी आपको परसेंटेज 20 दिख रहा है ना, ये सब स्पेस है, स्पेस में एनकोड कर देता है वो, 27 सिंगल कोड हो गया। अलग अलग एनकोडिंग के अलग अलग तरीके, मतलब सिंगल कोड को ये
%27 में रिप्लेस कर रहा है, स्पेस को वो %20 से रिप्लेस कर रहा है, वैसे अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग तरीके से रिप्लेस कर रहा है। समझ आ गया? बाकी स्लैब को कंप्लीट कर देना आप लोग, सेम तरीका है, बस उसमें जो मुझे पॉइंट बताना था वो बताना था। अब आइए, अब जो इम्पोर्टेंट, अभी अपने डेटाबेस वर्जन और टाइप वगैरह सब निकाल दिया। अब आपको बताया हुआ है कि अब आपको कुछ नहीं पता डेटाबेस के बारे में। हमें ये भी नहीं पता कि टेबल का नाम क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि कॉलम का नाम क्या है। आपको सारा डेटा स्टार्टिंग से निकालना है। वो डेटा निकालने के लिए, लिस्ट करने के लिए सारा कंटेंट डेटाबेस का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी आप दो सिचुएशन है। पहले हम लोग नॉन ओरेकल डेटाबेस की बात करोगे, ऐसे डेटाबेसेस जो एक्सेप्ट ओरेकल है, मतलब माईसीक्वल, एमएस और पोस्टग्रेस, हम तीनों की बात कर रहे हैं, बट एक्सेप्ट ओरेकल, क्योंकि ओरेकल वाला जो है वो आपको नीचे दिया हुआ है कि अगर ओरेकल है तो आप क्या कर सकते हो। तो अगर ओरेकल नहीं है तो क्या करना है, आपके पास एक डेटाबेस होता है, हर एक डेटाबेस में, हर एक नॉन ओरेकल डेटाबेस में एक डेटाबेस मिलेगा। उसका नाम क्या है, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, ये डेटाबेस का नाम। हम लोग इस डेटाबेस के अंदर की एक टेबल को क्वेरी कर रहे हैं और उस टेबल का नाम क्या है, टेबल्स। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या है, डेटाबेस, टेबल का नाम क्या है, टेबल्स। और अगर आप किसी स्पेसिफिक डेटाबेस की टेबल को क्वेरी करना चाहते हैं तो हम लोग उसके बीच में क्या लगा देते हैं, डॉट। आप डेटाबेस का नाम पहले लिखिए कि मुझे इस डेटाबेस की एक टेबल को क्वेरी करना है और उस टेबल का नाम लिख दीजिए। तो टेबल्स यहाँ पे क्या है, टेबल का नाम, और इंफॉर्मेशन स्कीमा क्या है, डेटाबेस का। अब ये जो टेबल है उसके अंदर सारे टेबल्स की इंफॉर्मेशन होती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होती है सारी टेबल्स के बारे में। टेबल कैटलॉग, टेबल स्कीमा, टेबल नेम और टेबल टाइप। अब इनमें से हमारे लिए क्या जरूरी है, टेबल नेम। हमें टेबल के नाम पता करने हैं, मतलब इस डेटाबेस में जितनी भी टेबल पड़ी हुई हैं सभी टेबल के नाम कौन से टेबल के अंदर मिलते हैं, टेबल्स नाम के टेबल के अंदर मिलते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोग टेबल नेम को क्वेरी करेंगे, कुछ ऐसी स्टेटमेंट बनेगी आपकी, उस स्टेटमेंट को समझ लीजिए। मुझे मान के चलिए दो कॉलम मिले हैं, मुझे क्या करना है, टेबल नेम को क्वेरी करना है। तो टेबल नेम क्या था, यहाँ पे कॉलम का नाम था, तो मैंने क्या किया, टेबल नेम कॉलम का नाम की जगह डाल दिया। फिर किस टेबल से इसको क्वेरी करना है, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल। मुझे जिस टेबल से क्वेरी करना है वो किस डेटाबेस की है, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, तो मुझे उसे क्वेरी करने के लिए ये स्टेटमेंट यूज करना। ये स्टेटमेंट आपको क्या निकाल के देगा, नंबर, सारे टेबल्स के नाम, जितनी भी टेबल उस पर्टिकुलर डेटाबेस में बनी हुई है सारी टेबल्स के नाम आपके सामने। अब टेबल के नाम आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, हमारा काम है अब एक और टेबल को क्वेरी करना। उस टेबल का नाम क्या है, कॉलम्स। इसी डेटाबेस के अंदर एक और टेबल होती है जिस टेबल का नाम क्या होता है, कॉलम्स। और इस टेबल के अंदर आपको सारे कॉलम्स के नाम मिलते हैं, सारे कॉलम्स के नाम, जितने भी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है सभी कॉलम्स के नाम किस टेबल के अंदर होते हैं, कुछ इस फॉर्म में, इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर आपके टेबल के नाम दे रखे हैं कि किस टेबल की आप बात कर रहे हो और उसके किस कॉलम की आप बात कर रहे हो, उसका नाम भी यहाँ पर आपको दिए गए। तो इनमें से हमारे काम का कॉलम नेम क्या है, ये हमारे काम का जो कॉलम है उसका नाम क्या है, कॉलम अंडरस्कोर। तो जब आपको टेबल का नाम मिल जाएगा, मान के चलो आपको पता चल गया कि एक टेबल है जिसका नाम है यूजर्स, तो आप फिर उसके बाद क्वेरी कैसे करोगे कॉलम को, आप टेबल नेम की जगह क्या डाल दोगे, कॉलम नेम। कहाँ से क्वेरी कर रहे हो, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट कॉलम्स, इस बार कॉलम से आप क्वेरी करोगे। और एक कंडीशन यहाँ डाल सकते हो, वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू यूजर। आपको मान के चलो यूजर्स नाम की टेबल मिल गई फर्स्ट स्टेप में, तो आप यूजर्स नाम की टेबल के जितने भी कॉलम हैं जो इस टेबल के अंदर पड़े हुए हैं वो सबके नाम आप पता करना चाहते हो, ये क्वेरी ये बता। फर्स्ट वाली क्वेरी से आप टेबल के नाम निकालोगे, सेकंड वाली क्वेरी से आप उस टेबल के सारे कॉलम्स के नाम निकालोगे। ये आपको तब यूज करना है जब आप किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, नॉन ओरेकल डेटाबेसेस। अब ओरेकल वाले में क्या करना है वो भी देख लीजिए। ओरेकल वाले में भी ऐसे कुछ सिमिलर है, बट टेबल के नाम, डेटाबेस का नाम डिफरेंट है। वहाँ पर एक टेबल होती है जिसका नाम क्या होता है, ऑल टेबल्स। वहाँ पे कोई डेटाबेस के अंदर नहीं होती टेबल है, बस टेबल का नाम दे रखा है ऑल टेबल्स। ऑल टेबल्स एक टेबल है जिसके अंदर सारी टेबल्स की इंफॉर्मेशन होती है।
अगर आप इसको क्वेरी करना चाहते हो तो स्टेटमेंट आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, अगर ओरेकल के हिसाब से स्टेटमेंट आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी। कॉलम का नाम अभी भी यही रहेगा, कॉलम का नाम क्या रहेगा, एकदम सेम जैसे पहले था, टेबल अंडरस्कोर नेम अभी भी यही रहेगा कॉलम का नाम। और यहाँ पर ये सब कुछ हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ऑल टेबल, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ऑल टेबल्स, जो टेबल आपके मशीन के अंदर मतलब आपके डेटाबेस के अंदर होती है, इसके अंदर सारे टेबल्स की इंफॉर्मेशन। अब आपको टेबल का नाम मान के चलो पता चल गया, यूजर्स नाम की टेबल है। अब आपको क्या करना है, कॉलम्स पता करने हैं। तो कॉलम्स की इंफॉर्मेशन किस टेबल के अंदर होती है, ऑल टैब कॉलम्स के अंदर। तो आप इस टेबल को क्वेरी करके, ऑल टैब कॉलम्स को क्वेरी करके सारे कॉलम्स के नाम आप निकाल सकते हैं। ये कुछ ऐसी क्वेरी होगी आपकी, यहाँ पे आप लिखोगे ऑल टैब कॉलम्स वेयर टेबल नेम इक्वल्स टू यूजर। आपको टेबल का नाम पता चल गया है, यूजर्स है। और एक चीज और आप करोगे, आप यहाँ पे टेबल नेम की जगह क्या कर दोगे, कॉलम। ये आपकी लास्ट क्वेरी होगी जो ओरेकल डेटाबेस के अगेंस्ट आपको डेटा निकाल के देगी। कॉलम्स की इंफॉर्मेशन ओरेकल डेटाबेस में इस टेबल के अंदर होती है, तो जिस टेबल के अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है कॉलम अंडरस्कोर नेम, वो सारी इंफॉर्मेशन आप इस टेबल से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इस तरीके से आप टेबल्स को क्वेरी कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा डेटाबेस का मैप मिल जाएगा कि इस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं और इस पे कौन कौन से कॉलम्स। ये सारा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको 2 लैब दी गई है, इनको एक बार ट्राई करके आइएगा। ये जो कॉलम मैंने आपको जो स्टेटमेंट बताई है, इसको थ्रू समझ के इनको ट्राई करके आइएगा एंड नेक्स्ट क्लास में इनको हम लोग को काम करते हैं। तो ये लास्ट 2 लैब है आपके ओरेकल, जो ओरेकल वालों की आपका लास्ट लैब है। सॉरी ओरेकल की नहीं, यूनियन हेलो। तो एक बार ट्राई करके आइएगा, कोई डाउट आएगा तो मुझे बताइएगा। हेलो सर। और इस ये कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास से आपका ब्लाइंड स्टार्ट होगा, और जब तक अगर ये समझ नहीं आ रहा ना तो ब्लाइंड से जाओ ऊपर से। तो पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जब ये समझ आ जाए हेलो सर। तभी ब्लाइंड मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वो अब एक लैब करोगे ना जो आप उसी में समझाओगे ब्लाइंड। हेलो। हेलो। तो कॉल